Good morning students. In today's lecture we will see some MCQs and numericals related to thermal properties of matter. देखिए फर्स्ट MCQ यहाँ पर the length of metallic rod is 5 meter at 0 degree Celsius and becomes 5.01 meter on heating up to 100 degree Celsius. The linear expansion of matter will be. देखिए हमारे पास एक फार्मूला है L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 दैट इज़ फॉर लीनियर एक्सपांशन। और यहीं से फिर हम अल्फ़ा के लिए इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, राइट। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे हम। देखिए L2 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर दिस इज़ 5.01 मीटर माइनस L1 दैट इज़ 5 मीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, डिवाइडेड बाय 5 in bracket 100 minus 0. So this becomes 0.01 divided by 500 because 100 minus 0 100 into 5 500. So this is equal to 10 raised to minus 2 divided by 500 को हम यहाँ पर 5 into 10 raised to plus 2 लिख सकते हैं, ओके। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। अब ये 10 रेज़ टू माइनस 2 ऊपर आने के बाद हो जाएगा, प्लस 2 का माइनस 2 में कन्वर्ट होगा। सो टोटल इज़ 10 रेज़ टू माइनस 4। सो दिस इज़ 0.2, 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन। देखिए ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, अ बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 19 डिग्री सेल्सियस विल बी इन ब्रैकेट अल्फा ऑफ आयरन इज गिवन दैट इज 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, ओके। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास अभी हमने देखा था, L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, राइट। अब यहाँ से देखिए L2 माइनस L1 मतलब यहाँ पर L1 इंटू 1 L1 होगा प्लस L1 इंटू दिस ब्रैकेट, तो L1 इंटू 1 दैट इज़ L1 अगर लेफ़्ट साइड लाते हैं तो माइनस L1 होगा ना, इट इज़ इक्वल टू L1 अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो ये स्टेप आ जाती है। तो L2 माइनस L1 दैट गिव्स द डिफरेंस इन द लेंथ, ओके। सो दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अब L1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा की वैल्यू 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 और T2 माइनस T1, T2 का मतलब यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर लेना है हमें, तो 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल है, ओके। या फिर देखिए T2 माइनस T1, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 20 है, मतलब T1 की वैल्यू अगर हम लिखते हैं 20 और नेक्स्ट टेम्परेचर क्या है 19 डिग्री, ओके। तो 19 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए 10 इंटू 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, तो 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 होगा ये, बिकॉज 10 का प्लस पावर होता है, +1 और माइनस 6 माइनस 5, ओके। 19 माइनस 1 का डिफरेंस आएगा स्टूडेंट -1। सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू माइनस 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों लेंथ का डिफरेंस माइनस में आ गया स्टूडेंट, minus 11 into 10 raised to minus 5 centimeter. Now negative sign shows that the length decreases. Length decreases because initial temperature कितना है स्टूडेंट 20 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ होता है तो लेंथ भी डिक्रीज़ होगी ना, इसलिए माइनस साइन शोज दैट लेंथ डिक्रीजेस। देयरफॉर
देखिए ऑप्शन क्या होगा फिर यहाँ पर कि लेंथ ऑफ आयरन रॉड दैट मीन्स इट बिकम्स शॉर्टर बाय द फैक्टर, यस 11 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ये शॉर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, शॉर्टर, इट बिकम शॉर्टर, देयरफॉर ऑप्शन इज यस, इट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion of mercury in a glass vessel is 153 into 10⁻⁶ per degree Celsius and in a steel vessel is 144 into 10⁻⁶ per degree Celsius. If alpha for steel, alpha मतलब coefficient of linear expansion for steel is 12 into 10⁻⁶ per degree Celsius, then that of glass is, मतलब ग्लास के लिए हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, इसका मीनिंग देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो बीकर हैं या फिर दो कंटेनर कहेंगे हम इसको, एक कंटेनर है ग्लास और दूसरा है स्टील से बना हुआ। ओके, और दोनों के अंदर मर्क्यूरी Hg मर्क्यूरी। ओके, देखिए दोनों में मर्क्यूरी का एक्सपांशन, रियल एक्सपांशन तो सेम होगा, मतलब रियल एक्सपांशन, या फिर इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि गामा रियल, ओके, गामा रियल फॉर ग्लास इज इक्वल टू गामा रियल फॉर स्टील, G फॉर ग्लास, S फॉर स्टील। और एक फार्मूला हमारे पास है, गामा रियल इज इक्वल टू दैट इज गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। ओके, इस तरह से। अब ये वेसल दो तरह के, ग्लास और स्टील, मतलब रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इज इक्वल टू एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन प्लस वेसल कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द वेसल। अब देखिए दोनों ग्लास और स्टील के लिए गामा रियल मतलब रियल एक्सपांशन सेम है, तो हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्लास के लिए क्या लिखेंगे, गामा रियल मतलब क्या होगा यहाँ पर, गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। ओके, ये ग्लास के लिए स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर गामा रियल को हमने यहाँ पर गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल से रिप्लेस किया है। वैसे स्टील के लिए क्या लिखेंगे फिर, गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। अब ये स्टील के लिए, राइट। नो, देखिए हमें वैल्यूज़ कौन कौन से दिए यहाँ पर कि कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी इन ग्लास, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दिए कितनी है, 153 ओके इंटू 10⁻⁶ प्लस, अब गामा वेसल ग्लास, देखिए देन दैट ऑफ ग्लास इज, तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा फॉर स्टील दिया है। ओके, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट, गामा वेसल ओके ग्लास, ये वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू, अब एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी इन स्टील कंटेनर कितने दिए, दैट इज़ 144 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, राइट। और उसके बाद प्लस स्टील के लिए, मतलब अल्फ़ा फॉर स्टील दिया है ना, देखिए अल्फ़ा फॉर स्टील दिया है, कितना है यहाँ पर 12 इंटू 10⁻⁻, यस इट इज़ -6 पर डिग्री सेल्सियस। नो, गामा ऑफ वेसल मतलब स्टील के लिए, ओके ये स्टील, तो हमें पता है गामा और अल्फ़ा के बीच रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ओके, तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पर 3 इंटू अल्फ़ा मतलब 3 इंटू 12 इंटू 10⁻⁶, दैट इज़ 36 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ये
गामा वेसल स्टील की वैल्यू होगी। ओके, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, इसलिए ये वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 इंटू 10⁻⁻6, राइट। अब उसके बाद देखिए गामा वेसल फॉर ग्लास इज इक्वल टू, अब 144 प्लस 36 कितना होगा? ओके, तो इनके एडिशन कितने होते हैं स्टूडेंट? दैट इज़ 180 इंटू 10⁻⁻6, और ये वैल्यू अगर इधर लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगी, -153 इंटू 10⁻⁻6। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट? तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पर, यस, इट इज़ 27 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अब ये गामा वेसल फॉर ग्लास बीकर के लिए हुआ। ओके, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा पूछा है, तो अल्फ़ा फॉर ग्लास क्या होगा फिर? गामा फॉर ग्लास डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? गामा बाय 3 से। सो दिस इज़ 27 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फ़ा फॉर ग्लास की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने गामा ग्लास की वैल्यू पहले निकाली, उसके बाद फिर अल्फ़ा दैट इज़ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर ग्लास मटेरियल, इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट यहाँ पर? यस, इट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ, a glass flask of volume 1 liter at 0 degree Celsius is filled full with mercury at this temperature. The flask and mercury are now heated to 100 degrees Celsius. How much mercury will spill out if coefficient of volume expansion of mercury is 1.82 into 10⁻⁻4 per degree Celsius and linear expansion of glass is 0.1 into 10⁻⁻4 per degree Celsius respectively. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड वेसल, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू कंटेनर इज गिवन बाय। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट गामा L माइनस गामा G, ओके, इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम होगा। ओके, V0 इनिशियल वॉल्यूम। नो, गामा L का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि दैट इज़ द वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ओके, दैट इज़ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी। लिक्विड कौन सा है यहाँ पर? मर्क्यूरी। तो गामा, देखिए गामा L, ओके, मतलब वॉल्यूम कोएफिशिएंट या फिर वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी। लिक्विड मतलब L मतलब लिक्विड, मर्क्यूरी यहाँ पर दिए ना, तो उसके लिए वैल्यू कितनी है? 1.82 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद गामा G मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लास कंटेनर, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कौन सी दी है? दैट इज़ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास, मतलब अल्फ़ा G की वैल्यू दी है, दैट इज़ 0.1 इंटू 10⁻⁻4। तो हमें चाहिए गामा G, तो गामा G की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स अल्फ़ा G, है ना। सो दिस इज़ 0.3 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। और V0 कितना दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स? V0 दिया है 1 लीटर, ओके, 1 लीटर, इसका मतलब क्या होता है कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऑप्शंस में cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो लीटर का कन्वर्जन हमने सेंटीमीटर क्यूब में किया है, 10⁻³ cc, ओके। और डेल्टा थीटा कितना होगा?
0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर 100, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी होगी फिर 100 माइनस 0, दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डेल्टा भी यहाँ से निकाल सकते हैं हम। डेल्टा वी इज इक्वल टू V0 मतलब 10⁻³ राइट, इन ब्रैकेट गामा L मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड इज गिवन 1.82 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस, अब यहाँ पर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास दिया था, जहाँ से हमने वॉल्यूम कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लास निकाला है, जो यहाँ पर है 0.3 इंटू 10⁻⁴। ओके, इंटू डेल्टा थीटा मतलब कितना होगा 100। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखिए 10⁻³ और ये 100 मतलब 10⁻², तो ये 10⁻5 होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम ले सकते हैं। तो 1.82 माइनस 0.3 मतलब 1.52 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखिए 1.52 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1 होगा, 5 माइनस 4 दैट इज़ +1। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 15.2 cc। मतलब यहाँ पर एक्सपांशन के बाद मर्क्यूरी कितना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर स्पिल आउट होगा 15.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा फिर स्टूडेंट? यस, दिस इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस and 5 gram of ice at -20 degree Celsius are mixed together in a calorimeter. What is the final temperature of the mixture? Given specific heat of ice is 0.5, that is half calorie per gram degree Celsius, and latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. देखिए कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर मतलब जिसके अंदर अगर हम वाटर और आइस मिक्स कर देते तो हीट एक्सचेंज सिर्फ वाटर और आइस के बीच ही होगा। नो हीट इज़ इवॉल्व टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में से हीट कैलोरीमीटर के अंदर नहीं आती है। ओके, सो कैलोरीमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ वेरी यूजफुल टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। देखिए इसको अच्छी तरह से हम समझ लेते। वाटर है, ओके, और आइस। तो पहले वाटर का मास लिखते हैं हम, m1 कितना दिया है यहाँ पर 19 ग्राम। देन टेम्परेचर, लेट द टेम्परेचर इज T1, ओके, इट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स विथ 5 ग्राम ऑफ आइस, मतलब आइस का मास अगर हम m2 लेते 5 ग्राम, और इसका टेम्परेचर T2 दैट इज़ इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये दोनों मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मिलेगा हमें। ओके, मतलब वाटर और आइस अगर मिक्स कर देते तो वाटर 30 डिग्री सेल्सियस का है और आइस -20 डिग्री सेल्सियस का है, तो कोल्ड आइस यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम हॉट वाटर विच इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस केस में क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग वाटर लॉस्ट हीट एंड दैट द हीट इज गेन बाय आइस। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होगा यहाँ पर, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। ये प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले स्टूडेंट। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग अगर करते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पर आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा, और फिर वाटर मिक्सचर का एक फिक्स ऐसा टेम्परेचर होगा, दैट इज़ नोन एज फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज सपोज कैपिटल T। ये कैपिटल T हम लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें
निकालनी है स्टूडेंट। ओके, अब देखिए हीट लॉस बाय हॉट वाटर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ओके, इनटू, अब 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर T, तो 30 डिग्री सेल्सियस से T होगा, मतलब T1 से T होगा। तो फॉल इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे हम, दैट इज़ T1 माइनस T। ओके, ये होगा हीट लॉस बाय वाटर। नाउ इट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। अब वो हॉट वाटर का जो हीट यहाँ पर लॉस होता है वही हीट आइस एब्जॉर्ब करेगा, ओके, एंड स्टार्ट मेल्टिंग। बट मेल्टिंग के पहले देखिए कौन सा आइस यहाँ पर मेल्ट हो गया, जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है वही मेल्ट होगा, लेकिन आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस आइस में करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई होगी, दैट इज़ मास ऑफ द आइस m2, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस SI लिखेंगे इसके लिए हम, और यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 -0 लिखेंगे, बराबर है। ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, -20 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है, इसलिए फिर 0 -20 इस तरह से होगा स्टूडेंट, राइट। अब 0 देखिए इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाएगा, ओके। नो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस फिर मेल्ट होगा बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी दैट इज़ गिवन आउट बाय दिस हॉट वाटर। तो फिर आइस का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में होगा, दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है स्टूडेंट तो वहाँ पर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, m इंटू यल, ओके। m मतलब मास ऑफ आइस दैट इज़ m2 एंड यल मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, ओके। तो इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पर तैयार होगा स्टूडेंट। देखिए -20 है तो -20 को हमने यहाँ पर T2 कंसिडर किया है, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 - T2, मतलब इस तरह से फार्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गई कि आपको, देखिए -20 डिग्री सेल्सियस का आइस है तो पहले उसका कन्वर्जन होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में उसका कन्वर्जन होगा। तो स्टेट ऑफ मैटर वही है ना, चेंज नहीं होती, इसलिए फार्मूला क्या होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास है m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस SI लिखा है इसके लिए, और फिर -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ ना यहाँ पर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, 0 - T2, इसलिए 0 - T2 लिखा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनने के बाद क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आइस का कन्वर्जन फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा, ओके। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास ऑफ आइस इज m2, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, ओके। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ पर तैयार हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर फिर से हीट एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा अप टू T, मतलब T डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ पर तैयार होगा, ओके। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर का कन्वर्जन T डिग्री सेल्सियस, मतलब T मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ओके। तो वाटर मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगी, सेम रहती है। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा कि मास ऑफ वाटर कितना होगा, दैट इज़ m2, बिकॉज आइस का कन्वर्जन वाटर में हुआ है ना। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW लिखेंगे हम, ओके। और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वाटर का, तो अब वो T डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब राइज इन टेम्परेचर, सो T - 0,
तो इस तरह से ये इक्वेशन आएगा स्टूडेंट। ओके, नो m1 SW T1 माइनस टी मतलब मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड T1 माइनस टी दैट इज़ फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ से जो हीट इवॉल्व होगी उस हीट के वजह से -20 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला है। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस का कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस का कन्वर्जन फिर से क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ओके, एंड राइज इन टेम्परेचर मतलब T-0। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखिए m1 मास ऑफ वाटर कितना है 19 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है, इन ब्रैकेट T1 कितना है 30 माइनस टी, ओके, इज इक्वल टू m2 मास ऑफ आइस 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी दी है 0.5 बराबर है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके, इन टू अब ये माइनस, ओके, T2 की वैल्यू कितनी -20 डिग्री सेल्सियस प्लस m2 मतलब 5, ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कितना दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट, प्लस m2 मतलब 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, ओके, और ये T-0 दैट इज़ T। तो देखिए यहाँ पर T की वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करके निकालनी है। तो ये क्या होगा 19 इन ब्रैकेट 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू 0.5 दैट इज़ 2.5, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब इंटू 20 प्लस 5 इंटू 80 कितना हो गया 400, ओके, प्लस 5t। नाउ 19 इंटू 30 ये कितना होगा स्टूडेंट, दिस इज 570 माइनस 19t इज इक्वल टू 2.5 इंटू 20, तो ये होगा स्टूडेंट 50 प्लस 400 प्लस 5t। देखिए 570, तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 400 मतलब 450, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा -450 इज इक्वल टू 5t प्लस ये -19t इधर आने के बाद प्लस 19t हो जाएगा। देयरफॉर 5t प्लस 19t कितना होगा ये 24t इज इक्वल टू, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 570 माइनस 450, तो ये होगा स्टूडेंट 120, ओके, देयरफॉर t इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 24। तो t की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, फिर ये आती है 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इस तरह से फिर फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, यस सी ऑप्शन है ये। A vertical column 50 centimeter long at 50 degrees Celsius balances another column of same liquid 60 centimeter long at 100 degrees Celsius. The coefficient of absolute expansion of the liquid is, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। देखिए वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट, वी टी इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा टी, ओके, टी इज टेम्परेचर दैट इज T-0 राइज इन टेम्परेचर, ओके। नो, अब वॉल्यूम और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जैसे रो टी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, so this is mass divided by V0 in bracket 1 plus gamma T, okay, density is equal to mass upon volume at T डिग्री सेल्सियस। तो Vt के लिए अगर हम यहाँ पर V0 in bracket 1 plus gamma T इस तरह से लिख सकते हैं, ओके।
देखिए V0 मतलब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो मास ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो देखिए यहाँ पर एट T1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होगी, ρ1 इज इक्वल टू मास अपॉन V1। ओके, तो V1 मतलब वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेल्सियस, तो मास डिवाइडेड बाय, देखिए V1 के लिए क्या लिखेंगे हम, V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्यामा T1 माइनस 0 दैट इज़ T1। उसी तरह से एट T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ρ2 इज इक्वल टू दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम V2 दैट इज़ मास डिवाइडेड बाय V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्यामा T2 माइनस 0 दैट इज़ T2। ठीक है, अगर इन दो इक्वेशंस का हम रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1/ρ2, तो इट इज़ इक्वल टू, अभी रेशियो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज़ 1 प्लस ग्यामा T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्यामा T1, राइट। देखिए अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1 प्लस ग्यामा T2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस ग्यामा T1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें यहाँ पर एट T1 एंड T2 डिग्री सेल्सियस हाइट्स दिए है ना, तो हाइट और डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। नो, अगेन इन दिस केस प्रेशर रिमेन्स सेम, तो हम यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 लिख सकते हैं। अब प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला है H1 ρ1 G इज इक्वल टू H2 ρ2 G, दैट इज़ प्रेशर इज इक्वल टू हाइट डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यहाँ से ρ1/ρ2 के लिए फार्मूला क्या आएगा, H2/H1, और H2 और H1 कितना दिया है यहाँ पर, H2 की वैल्यू दी है स्टूडेंट 60 डिवाइडेड बाय H1 50, तो आएगा 6/5। ρ1/ρ2 की वैल्यू 6/5 आएगी। ओके, तो देखिए ρ1/ρ2 की वैल्यू हमें पता होगी 6/5, T1 T2 पता है, ग्यामा इससे निकाल सकते हैं। देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 ρ1/ρ2 मतलब 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस ग्यामा इंटू T2 की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्यामा इंटू T1 की वैल्यू है 50, राइट स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 इन ब्रैकेट 1 प्लस 50 ग्यामा इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस 100 ग्यामा, तो ये 6 प्लस 300 ग्यामा इज इक्वल टू 5 प्लस 500 ग्यामा। ओके, तो देखिए 6 और ये -5 इधर आने के बाद क्या होगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 ग्यामा माइनस 300 ग्यामा, तो 1 इज इक्वल टू 200 ग्यामा, देयरफॉर ग्यामा इज इक्वल टू 1/200। ओके, दिस इज 0.005, तो ग्यामा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 0.005 यस पर डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर यहाँ पर, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट्स, 3 rods of same dimensions have thermal conductivities 3K, 2K and K. They are arranged as shown in figure with their ends at 100 degree Celsius, 50 degree Celsius and 20 degree Celsius. The temperature of their junction is, देखिए किसी भी रॉड के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज़ dq/t, या फिर हम इस तरह से लिखेंगे q/t इज इक्वल टू यस KA dt/L, where q/t is rate of flow of heat, that is heat current,
इसको हम EH भी लिख सकते हैं। ओके, K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट रॉड और मटेरियल, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, dt का मतलब दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस across the ends of the rod, and L length of the rod. Now in this numerical और MCQ देखिए same dimensions, there are 3 rods, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रॉड के लिए हीट करंट H1 लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, इज इक्वल टू K कितना दिया है, पहले K1 लिखते हैं, A dt देखिए 100 डिग्री सेल्सियस एंड थीटा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 100 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर हम T को थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर इन दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर डी थीटा से भी हम डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज डायग्राम में देखिए थीटा दिया है इसलिए। नो अब सेकंड रॉड देखिए, जिसमें से करंट अगर H2 पास होता है तो H2 इज इक्वल टू, मतलब हीट करंट इज इक्वल टू K2A। ओके, अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर थीटा माइनस 50 डिवाइडेड बाय L, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय L होगा स्टूडेंट। और थर्ड रॉड देखिए, जिसमें से अगर हीट करंट पास होता है H3 इज इक्वल टू K3A। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा थीटा माइनस 20, ओके, डिवाइडेड बाय L। नो देखिए फर्स्ट रॉड से हीट करंट पास होगा और जंक्शन पर क्या होगा, फिर हीट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, राइट। तो H1 कितना है यहाँ पर K1A 100 माइनस थीटा अपॉन L इज इक्वल टू H2 की वैल्यू K2A इन ब्रैकेट थीटा माइनस 50 डिवाइडेड बाय L प्लस H3 K3A इन ब्रैकेट थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय L। अब देखिए डायमेंशन सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम है तीनों रॉड का, तो A बाई L यहाँ से हम कॉमन निकाल कर इस A बाई L के साथ कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब K1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट रॉड कितने दिए 3K, ओके, इन ब्रैकेट 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड रॉड के लिए K2 की वैल्यू कितनी दी 2K इन ब्रैकेट थीटा माइनस 50 प्लस K3K इन ब्रैकेट थीटा माइनस 20। फिर से देखिए यहाँ पर K कॉमन निकलता है और इस K के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 3 इंटू 100 300 माइनस 3 थीटा इज इक्वल 2 इंटू थीटा 2 थीटा माइनस 2 इंटू 50 100, ओके, प्लस थीटा माइनस 20। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए कि 300, ओके, अब ये माइनस 100 और माइनस 20, तो टोटल कितना होगा माइनस 120। इधर आने के बाद क्या होगा प्लस 120 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा दैट इज़ 3 थीटा, और ये माइनस 3 थीटा इधर आने के बाद प्लस 3 थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए 3 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज़ 6 थीटा इज इक्वल टू, अब इनकी एडिशन कितनी होगी दैट इज़ 420, ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 420 डिवाइडेड बाय 6, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा फिर यहाँ पर अब दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना होगा स्टूडेंट 70 डिग्री सेल्सियस, सो ऑप्शन इज बी। The temperature of equal masses of 3 different liquids A, B and C are 12 degree Celsius, 19 degree Celsius and 28 degree Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degree Celsius and when B and C are mixed
is 23 degree Celsius. The temperature when A and C are mixed is. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 तरह के लिक्विड्स हैं. सपोज यहाँ पर A लिक्विड है, ओके, लिक्विड A जिसका टेम्परेचर दिया है यहाँ पर T1 या फिर TA लिखेंगे हम इसको, ओके. इट इज़ इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस. दूसरा एक लिक्विड है, लेट दिस इज़ बी लिक्विड है, इसका टेम्परेचर दिया है, लेट इट इज़ TB इज़ इक्वल टू 19 डिग्री सेल्सियस. एंड थर्ड लिक्विड है स्टूडेंट, लेट इट इज़ C, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर दिया है, लेट दिस इज डिनोटेड बाय TC, इट इज़ इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस, ओके. और 2 कंडीशंस एडिशनल यहाँ पर दिए. देखिए, द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्स्ड, मतलब A लिक्विड एंड B लिक्विड जब हम मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो इनका जो एक टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा, ओके. द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, लेट दिस इज डिनोटेड बाय T, तो ये कितना दिया है यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस. ये है फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट, ओके. नो, सेकंड कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, देखिए कि अगर हम यहाँ पर B एंड C, देखिए B लिक्विड एंड C लिक्विड अगर मिक्स कर देते तो करस्पॉन्डिंग फिर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना दिया है यहाँ पर, यस, इट इज़ गिवन 23 डिग्री सेल्सियस. तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पर दिए स्टूडेंट, ओके. और फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द टेम्परेचर व्हेन A एंड C आर मिक्स्ड, मतलब थर्ड कंडीशन लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं, ओके. थर्ड कंडीशन, व्हेन A लिक्विड एंड C लिक्विड आर मिक्स्ड, ओके, देन इनका जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा T, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है. तो इस तरह का ये MCQ स्टूडेंट, ओके. अब देखिए, तीनों का मास सेम दिया है, मतलब MA इज़ इक्वल टू MB इज़ इक्वल टू MC. तीनों लिक्विड का मास सेम दिया है, लिक्विड अलग अलग है, ओके. तो फिर A लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा SA, B लिक्विड का स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा SB, और C लिक्विड का स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा SC, ओके. तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है कि व्हेन A एंड B लिक्विड मिक्स टुगेदर, तो इनका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है 16 डिग्री सेल्सियस, ओके. तो देखिए यहाँ पर हॉट लिक्विड कौन सा है, B इज़ हॉट लिक्विड, ओके, A इज़ कोल्ड लिक्विड. तो ये दोनों मिक्स करने के बाद ये जो 16 है 12 और 19 के बीच हैं, ओके. देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, हीट गेन बाय A लिक्विड इज़ इक्वल टू हीट लॉस बाय B लिक्विड. देखिए, तो यहाँ पर हीट गेन बाय A लिक्विड क्या होगा, मास MA, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA, और यहाँ पर टेम्परेचर 16 - 12, मतलब T - TA, ओके, T - TA ऐसे लिखेंगे हम इसको, इज़ इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय B लिक्विड, दैट इज़ मास ऑफ B लिक्विड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B लिक्विड, और यहाँ पर 19 से टेम्परेचर 16 हो जाता है, मतलब TB - T ऐसे लिखेंगे हम, TB - T. तो ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ रहा है ना. अब मास ऑफ A लिक्विड, मास ऑफ B लिक्विड आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट. सो SA इन ब्रैकेट T की वैल्यू कितनी दी, 16 माइनस TA कितना है 12, ओके, इज इक्वल टू SB इन ब्रैकेट TB की वैल्यू कितनी है 19 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 16. नाउ दिस इज़ कितना होगा ये SA इंटू डिफरेंस कितना होगा ये 4 इज़ इक्वल टू SB, इसका डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, ये होगा 3. सो SA, ओके, बाई SB, ये आएगा स्टूडेंट 3/4. C, उसी तरह से अगर B एंड C लिक्विड मिक्स कर देते हैं तो उनका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 23 है स्टूडेंट, ठीक है.
देखिए मास तीनों लिक्विड का सेम है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी लिक्विड। देखिए बी लिक्विड यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और सी लिक्विड हीट एनर्जी लॉस्ट करता है, ताकि इन दोनों का टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा फिर 19 और 28 के बीच, दैट इज़ 23 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए मास ऑफ बी लिक्विड यम बी, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस बी। अब यहाँ पर बी लिक्विड हीट एनर्जी गेन करता है स्टूडेंट, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 19 to 23, तो राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा फिर, यस 23 माइनस 19। अब डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिखता हूँ मैं, मास ऑफ सी लिक्विड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी लिक्विड, और यहाँ पर टेम्परेचर फॉल होता है 28 से 23, मतलब 28 माइनस 23, राइट। तो यम बी यम सी कैंसिल होगा बिकॉज मास ऑफ ऑल लिक्विड्स आर सेम। नो यस बी इंटू इनका डिफरेंस क्या आएगा, दिस इज़ 4 इज इक्वल टू यस सी इंटू 28 माइनस 23, दैट इज़ 5, ओके। तो फिर यहाँ पर यस बी डिवाइडेड बाय यस सी इज इक्वल टू 5/4 आएगा स्टूडेंट, ओके। चलिए इसका यूज़ हमें यहाँ पर लगेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या दी कि अगर ए लिक्विड और सी लिक्विड मिक्स कर देते तो उनका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। तो देखिए ए लिक्विड 12 डिग्री सेल्सियस है, सी लिक्विड 28, मतलब ए लिक्विड कोल्ड है, सी लिक्विड हॉट है, तो ए लिक्विड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड सी लिक्विड यहाँ पर हीट एनर्जी लॉस्ट करता है। तो चलिए यम ए दैट इज़ मास ऑफ ए लिक्विड इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड, ओके। अब यहाँ पर 12 से T डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा T माइनस 12, ओके। इट इज़ इक्वल टू ऑफ सी लिक्विड, देखिए मास ऑफ सी लिक्विड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी लिक्विड। अब सी लिक्विड हॉट लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टू T, तो फॉलोइंग टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम 28 माइनस T, ओके। यम ए यम सी कैंसिल बिकॉज मास सेम है। नो यस ए डिवाइडेड बाय यस सी इज इक्वल टू 28 माइनस टी, और ये ब्रैकेट इधर लेके आएंगे T माइनस 12, ओके। नो यहाँ से हम T कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यस ए बाई यस ई ये रेशो पता होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए ये दो रेशो का कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए हम अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए यस ए बाई यस बी, ओके, इनटू यस बी बाई यस सी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/4, ओके। देखिए यस बी कैंसिल होता है, इसका मतलब यस ए अपॉन यस सी, ओके, इज इक्वल टू 15/16, राइट। तो ये रेशो मिल गया ना हमें, तो 15/16 इज इक्वल टू 28 माइनस टी डिवाइडेड बाय T माइनस 12, राइट स्टूडेंट। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ पर तो हमें वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, देखिए आफ्टर सॉल्विंग, तो ये वैल्यू आती है स्टूडेंट यहाँ पर दैट इज़ 20.2 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आता है स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन। सो ऑप्शन इज सी, ओके। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, स्टीम इज पास्ड into 22 gram of water at 20 degrees Celsius. The mass of water that will be present when the water acquires a temperature of 90 degree Celsius is, देखिए latent heat of steam यहाँ पर दिए 540 कैलोरी पर ग्राम, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी वाटर है बीकर के अंदर, सपोज यहाँ पर एक बीकर है, ओके, और इसके अंदर वाटर ऑलरेडी है जिसका मास कितना दिया है यहाँ पर, यस इट इज़ 22 ग्राम, यहाँ पर वाटर है, राइट। और इसके अंदर एक स्टीम ऐड कर दी है, स्टीम मतलब वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर इसके अंदर डाल दिए। अब इस बीकर के अंदर
वाटर वेपर डालने के बाद, मतलब स्टीम डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टीम मतलब इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस की ये स्टीम है। अब ये स्टीम मतलब वाटर वेपर, और ये वाटर 22 ग्राम का वाटर। अब इस वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर दिया है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि वाटर स्टीम या वाटर वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर है 20, तो फिर वो स्टीम यहाँ पर हीट एनर्जी लॉस करेगा, इवॉल्व करेगा, ओके। और वही हीट एनर्जी फिर इस वाटर को मिलेगी। तो इस वाटर का टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो इंक्रीज़ होगा, ओके। और फिर कुछ देर के बाद इस मिक्सचर का टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना दिया है यहाँ पर, T = 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका कंडेंसेशन होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, और ये वाटर फिर इस वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, तो वाटर लेवल इंक्रीज़ होगी ना यहाँ पर, यस। तो फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन वाटर एक्वायर्स 90 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये टोटल वाटर कितना होगा, पहले से 22 ग्राम है, इस स्टीम का कन्वर्जन वाटर में होगा, तो ये वाटर इस 22 ग्राम के साथ ऐड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो लेट मास ऑफ द स्टीम इज़ यम, ये मास ऑफ द स्टीम हम यम कंसिडर करते हैं, ओके। लेट मास ऑफ द स्टीम इज़ यम1, तो इसको हम यम1 लिखेंगे स्टूडेंट, और मास ऑफ वाटर यम2 है, ओके। तो देखिए यहाँ पर स्टीम हीट एनर्जी लॉस्ट करता है, और ये वाटर 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। फिर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, 90 डिग्री सेल्सियस, राइट स्टूडेंट। 90 डिग्री सेल्सियस मतलब पूरा स्टीम यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, और उसका मास है यम। अगर ये यम की वैल्यू हम निकालते स्टूडेंट, तो फिर टोटल मास अब इस कंटेनर के अंदर कितना होगा, 22 प्लस यम, मतलब हमें 22 प्लस यम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये टोटल वाटर इन द कंटेनर होगा आफ्टर सम टाइम, ओके। देखिए यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय स्टीम, ओके, इट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यहाँ पर यूज़ करना होगा। देखिए स्टीम का कन्वर्जन क्या होगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट कन्वर्जन होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर का कन्वर्जन फिर से क्या होगा, 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा स्टूडेंट। देखिए हीट लॉस बाय स्टीम दो तरह से होता है, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम का पूरा कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में होगा, मतलब यहाँ पर जो हीट लॉस्ट होगी दैट इज़ इक्वल टू यम यल। तो मास कितना है यहाँ पर, यम1, ओके। और ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन होगा, नौ। अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का कन्वर्जन फिर से 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में होता है। अब यहाँ पर वाटर टू वाटर मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पर फिर फार्मूला कौन सा होगा, फिर जो हीट लॉस्ट हुई उसके लिए यम1, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ओके, एंड फॉलिंग टेम्परेचर क्या होगा फिर 100 माइनस 90, बराबर है। तो ये दो तरह से हीट यहाँ पर लॉस होगी, एक तो स्टीम का कन्वर्जन वाटर में हुआ है इसलिए ये फार्मूला होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का कन्वर्जन 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में होता है, तो इसके लिए ये फार्मूला। अब इतनी जो हीट एनर्जी लॉस्ट हुई, ओके, सो दैट इज़ गेन बाय द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हीट गेन बाय वाटर, इसका मास कितना है यहाँ पर, यम2, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर लिखते हैं हम इनटू, अब इस वाटर का टेम्परेचर 20 से 90 होता है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ है इसके लिए, 90 माइनस 20, राइट। देखिए यम1 मतलब यम मास ऑफ द स्टीम जो हमें पहले निकालना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम दिए हैं यहाँ पर, राइट, प्लस यम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 इनटू 100 माइनस 90 10 इज इक्वल टू यम2 की वैल्यू कितनी है, 22 ग्राम,
specific heat capacity of water 1 into rise in temperature 90 minus 20 that is 70. ओके तो ये कितना होगा स्टूडेंट 540 m प्लस 10 m इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए 0, ओके 7 to the 14 कैरी 1, ये 1540 होगा. नाउ दिस इज 550 m इज इक्वल टू 1540. तो m यहाँ से कितना आएगा 1540 डिवाइडेड बाय 550, तो ये 0 0 कैंसिल, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट यहाँ पर. सो m इट इज़ इक्वल टू, देखिए डिवीजन कितना आता है यहाँ पर, यस दिस इज़ 2.8 ग्राम, ये इतना आता है स्टूडेंट. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, उसका 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और ये कंडेंस प्रोसेस द्वारा जो वाटर कन्वर्ट होता है, ये वाटर इस 22 ग्राम वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा. तो जो स्टीम का कन्वर्जन वाटर में हुआ है वो कितना है 2.8 ग्राम. तो अब इस कंटेनर में टोटल वाटर कितना होगा, कि टोटल वाटर प्रेजेंट इज इक्वल टू 22 ग्राम, ओके जो पहले से ये है, और ये स्टीम का कन्वर्जन हुआ है वाटर में प्लस 2.8 ग्राम. सो दिस इज़ 24.8 ग्राम. ये आंसर होगा स्टूडेंट, एंड दिस इज़ द ऑप्शन ए. ओके.